हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और परहैप्स ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि ये मान के चलो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा तो इसी में से आता है, और अगर बाय चांस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो वो भी यहीं से आता है। ठीक है, बाय चांस मैंने इसलिए बोला क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से आते नहीं है, चांसेस बहुत कम है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के, बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन फिर भी कोर्स में है तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें पढ़ना तो सब कुछ है। ओके, वहां जाके हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि यार चलो थोड़ी गुंजाइश है तो रिस्क ले लें, बिल्कुल नहीं। आप सब पढ़ के जाओ, हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से पढ़ रहे हैं, एक एक चीज समझ के पढ़ रहे हैं। तो अगर न्यूमेरिकल आया तो वो भी यहाँ से ही आएगा, ये समझना पड़ेगा हमें उसके लिए। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अलावा अगर थ्योरेटिकल आता है तो थ्योरेटिकल भी ज्यादा चांसेस यहाँ से होते हैं आने के। ओके, तो टॉपिक है कि बजट के रिजल्ट्स कितने होते हैं। तो बच्चों जो बजट आप बनाते हो या गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, बजटिंग का काम जो भी करता है, इसके 3 आउटकम हो सकते हैं। पहला कि भाई बजट में जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपकी इनकम से कम है, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात हो जाती है। दूसरा आउटकम बजट का होता है कि जो बजट में आपके एक्सपेंसेस हैं वो इनकम के एग्जैक्टली इक्वल है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और तीसरा जो होता है वो है कि खर्चे ज्यादा होने वाले हैं, इनकम कम है। अगर मैं इसको वही एग्जांपल लेके बताऊं जो मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया था आपको, कि हमारी मदर को जो पैसे मिलते हैं मंथ के स्टार्टिंग में, जैसे जब फादर की सैलरी आई तो उन्होंने लाके 10,000 रुपीज मम्मी को दिए। अब मम्मी को क्या करना है, उसमें से घर चलाना है। ओके, अब क्या होने वाला है बच्चों, बेटा म्यूट करो माइक जिसका भी चालू है। तो बच्चों क्या होने वाला है कि मम्मी हिसाब लगा रही है, वही बजट है ना। तो 10,000 रुपीज की तो क्या हो गई भाई, रिसीट हो गई। अब जो एक्सपेंडिचर का हिसाब लगाया गया, अगर वो 10,000 से कम आ जाता है बच्चों, बताओ मेरे को। तो अगर 10,000 से कम आता है, मान लो कि आपके पूरे महीने में जो खर्चे होने वाले हैं वो होने वाले हैं 8,000 रुपीज। मम्मी को मिले थे 10,000, खर्चे होने वाले हैं 8,000। तो 2,000 रुपीज क्या हो जाएंगे, मम्मी के बच जाएंगे, सेव हो जाएंगे। ओके, और ये कहलाएगा मम्मी का सरप्लस। ओके, यही होता है, उनके मजे आ गए, पैसा बच गया, अगले महीने काम में लो या जो करना है करो, सेविंग करो, है ना। दूसरा आउटकम होता है कि भाई पापा ने 10,000 दिए थे और जो खर्चा निकल के आ रहा है महीने का वो भी फिक्स एग्जैक्टली 10,000 है। ओके, तो ना तो इसमें सेविंग है, ना तो आप हंस सकते हो ना रो सकते हो, ना खुशी की बात है ना दुख की बात है, कुछ भी नहीं है। नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर मैं तीसरी कंडीशन की बात करूं जो हमारी चिंता बढ़ा देती है, वो है कि जो अमाउंट आपको मिला है 10,000 का, जब मम्मी ने एस्टिमेट किया तो जो खर्चे निकल के आए वो 12,000 के आए। तो अब टेंशन हो गई मम्मी को। क्या टेंशन हो गई कि जो पैसा मुझे मिला, 10,000 जो मुझे मिले, ये तो कम है, जो एक्सपेंसेस आने वाले हैं अपकमिंग मंथ में वो तो ज्यादा आने वाले हैं, 12,000 आने वाले हैं। तो फिर अब मम्मी क्या रहेगी, पूरे मंथ टेंशन में रहेगी। क्यों रहेगी टेंशन में, कि यार जो 2,000 का डेफिसिट है, इसको डेफिसिट बोलेंगे, ज्यादा था उसको सरप्लस बोलते हैं, कम वाले को डेफिसिट बोलते हैं, कि यार ये जो 2,000 का डेफिसिट है इसको मैं कहां से पूरा करूं, उसको मैनेज कैसे करूं। तो 2,000 का डेफिसिट पूरा करने के लिए मम्मी क्या करेगी, या तो अपनी पुरानी कोई सेविंग होगी उसको काम में लेगी, या पापा के पास दोबारा जाएगी मांगने, या फिर कहीं से लोन लेगी, है ना, बहुत तरीके होते हैं, या खर्चे कटौती करेगी, खर्चे कम करेगी, ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो बेटा ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया है, बजट के 3 आउटकम होते हैं जब गवर्नमेंट भी बजटिंग का काम करती है पूरी कंट्री के लिए। तो इसके 3 आउटकम निकल के आ सकते हैं, इसी को हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक इससे मिलता जुलता एक टॉपिक है, लेकिन याद रखना वो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट था। ओके, वो टाइप्स नहीं था। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने जो पहले बताया था कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, वो क्या है फिर। बेटा वो है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि बजट जो बनता है उसके अंदर भी कितने तरह के बजट हैं। तो एक तो बड़े वाले खर्चों का बजट है, एक छोटे वाले खर्चों का है ना, वो हम डिस्कस कर चुके थे। लेकिन अगर टाइप्स ऑफ बजट की बात होती है तो बेटा ये 3 तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 इज सरप्लस बजट, नंबर 2 इज बैलेंस्ड बजट, एंड नंबर 3, देखो वार्निंग सिग्नल है रेड इंक में लिखा हुआ है, डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट, बैलेंस्ड बजट एंड डेफिसिट बजट। अब सरप्लस बजट क्या होता है,
बैलेंस्ड क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है। पहली बात तो ये कि आप सबको यहाँ पता होना चाहिए कि बजट जो है उसके दो डिसाइसिव फैक्टर्स हैं जो हम जिसके बारे में बात करते हैं। नंबर वन इज बजट रिसीट्स। और बजट रिसीट्स क्या होती है बच्चों, आप सबको मालूम है कि गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है कि आने वाले अपकमिंग फिस्कल ईयर में हमें कितना कितना रिसीट होने वाली है, चाहे वो कैपिटल रिसीट हो चाहे रेवेन्यू हो। गवर्नमेंट ये सोचती है कि आने वाले साल में टोटल मिला के हमें कितना अमाउंट मिलने वाला है। और बेटा ये वही अमाउंट होता है जिसमें से आप खर्चा निकालते हो। ओके, तो ये वो रिसीट है, ये मम्मी के 10,000 रुपीज हैं ये, है ना। लेकिन गवर्नमेंट को तो क्या एस्टिमेट ही करना होता है। गवर्नमेंट आइडिया लगाती है कि आने वाले साल में कितना इनकम हमारी हो सकती है, उसको कहते हैं बजटेड रिसीट्स या एस्टिमेटेड रिसीट्स भी कहते हैं इसको। बजट का मतलब ही एस्टिमेट होता है क्या। ओके, दूसरा बजटेड एक्सपेंडिचर्स या बजट एक्सपेंडिचर्स, मतलब आपके अपकमिंग फिस्कल ईयर के प्रस्तावित खर्चे, कितना एस्टिमेट आपके एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, उनकी यहां पे बात होती है। ओके, और यही दो डिसाइसिव फैक्टर्स हैं जो एक बजट का रिजल्ट तय करते हैं कि बजट में सरप्लस होने वाला है, डेफिसिट होने वाला है, या बजट हमारा इक्वल बैलेंस्ड होने वाला है। ओके, तो यही से बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरप्लस बजट की। सरप्लस बजट जो है उसकी खासियत क्या है, इनकम ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है। बच्चों याद रखना, यहाँ पे इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कंपैरेटिवली कम है, तो आपका पैसा बच जाता है और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी बात होती है। ओके, तो अगर आप देखोगे सरप्लस बजट कौन सा होता है, तो बेटा ये होता है बी आर इज ग्रेटर देन बी। बी आर का मतलब होता है बजटेड रिसीट्स और बीई का मतलब होता है बजटेड एक्सपेंडिचर। जो आपके बजट रिसीट्स हैं, मतलब हमारी रिसीट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, रिसीट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, खर्चे कम होने वाले हैं, रिसीट ज्यादा होने वाली है। ये तो आइडल सिचुएशन है, हर कोई यही चाहता है। हम यही चाहते हैं कि हमारी जो रिसीट है वो ज्यादा हो, जेब में पैसा आए ज्यादा, खर्चा हो कम, पैसा बचे और जिसको हम सेव करें या बाद में उड़ाएं, बहुत मजा आएगा। ये होता है सरप्लस बजट। ओके, ये कहलाता है सरप्लस बजट। इसमें जब गवर्नमेंट बेटा पहले बैठ के एस्टिमेट करती है ना, तो उनके आने वाले साल में जो पैसा उनको रिसीव होने वाला है वो ज्यादा है, और जो आने वाले साल में खर्चे होने वाले हैं वो कम है। लेकिन ये ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज में सरप्लस बजट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो बेचारे जब से वो बजट का नाम सुना है तब से डेफिसिट में ही है। सरप्लस बजट तो कोई चीज होती ही नहीं है ना। तो रियल लाइफ में ज्यादा ये एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखना। गवर्नमेंट इस आउटकम पे पहुंच जाए ये तो फिर बहुत ही खुशी की बात हो जाएगी और पार्टी हो जाएगी पूरी कंट्री में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक, दूसरा आता है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट में बच्चों दोनों इक्वल होते हैं। गवर्नमेंट ने जितना खर्चा एस्टिमेट किया है उनको पूरा करने के लिए इनकम भी एग्जैक्टली उतनी ही है। 10,000 अगर हमें खर्च करना है तो हमारे पास पैसे भी 10,000 है। मतलब बजटेड रिसीट्स इक्वल्स टू बजटेड एक्सपेंडिचर, दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। तीसरा, ये भाई खतरे की घंटी है और सबसे रियलिस्टिक सिचुएशन ही यही है। अगर हम बात करें, ज्यादातर कंट्रीज डेफिसिट से ही जूझती रहती है, और डेफिसिट का मतलब क्या होता है समझ जाओ, खर्चे ज्यादा इनकम कम। तो यहाँ पे ज्यादा क्या होने वाला है, बजटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा होने वाले हैं, रिसीट कम। मतलब आने वाले साल में गवर्नमेंट को पता है पहले से कि भाई आने वाले साल में क्या होने वाला है, हमारे एक्सपेंडिचर होने वाले हैं ज्यादा और हमारी जो रिसीट है वो कम होने वाली है। पैसा आएगा कम, जाएगा ज्यादा। अब तुम समझदार हो, सबके सब खुद समझ जाओ कि जब आएगा नहीं तो फिर जाएगा कहां से। और तुम लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, बताना सब लोग, मुझे सोच के बताना कि मेरी इनकम 20,000 है, मेरी इनकम 20,000 है, लेकिन हर महीने का जो मेरा खर्चा है बेटा वो 30,000 है। अब तुम लोग मेरे को बताओ, जब मेरे पास जेब में 20 आते हैं तो मैं 30 खर्च कैसे करता हूं, बताओ। वो 10 एक्स्ट्रा में कहां से खर्च करता हूं, आंसर दें। लोन। पहला लोन। आंसर एकदम करेक्ट है, वेरी गुड, लोन। आप बोरोइंग्स ले लेते हो, ठीक है। दूसरा, सेविंग। वेरी गुड, सेविंग्स। आपकी जो पुरानी सेविंग्स है वो काम में आ जाती है। अगर मान लो खर्चे कम हो ना तो आपकी सेविंग चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। लेकिन सेविंग आप करते क्यों हो, बुरे वक्त के लिए करते हो ना।
तो आपकी जो पुरानी सेविंग्स है वो यहाँ पे काम आ जाएगी, क्योंकि आपको रेगुलरली डेफिसिट फेस करना पड़ रहा है। चलो 2 आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए सबने। ये बहुत आगे की चीज तुम लोगों ने बोल दी लो कि भाई डेफिसिट बजट जो होता है उसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो पहला तरीका क्या है, लोन ले लो, क्योंकि आपको पता है भाई खर्चा तो करना पड़ेगा, खर्चे नहीं रुक सकते। याद रखना, गवर्नमेंट को सैलरीज भी बांटनी है, गवर्नमेंट को फ्लाईओवर्स भी बनाने हैं, मेट्रो स्टेशन भी बनाने हैं, रेलवे स्टेशन भी बनाने हैं, सब करना है। लोगों का भलाई भी करना है, लोगों को फ्री में चीजें भी देनी है, सब करना है गवर्नमेंट को, खर्चा होना है। रिसीट कम है तो क्या करें, रिसीट और कहां से लाए। तो पहला सबने बता दिया भाई, बोरोइंग, बहुत सही, लोन ले लो। लोन ले लो और लोन लेके जो खर्चे करने हैं कर दो, है ना। दूसरा तरीका तुम लोगों ने बताया सेविंग काम में ले लो, बिल्कुल सही, सेविंग काम में ले लेंगे। तीसरा, तीसरा बताओ भाई, और कोई बताएगा। तो ग्रांट सर, एक्सपेंसेस कम कर दो थोड़े से। एक्सपेंसेस कम कर दो, बिल्कुल करेक्ट बेटा, खर्चों में कटौती कर दो, बिल्कुल सही, खर्चों में कटौती कर दो। लेकिन और सोचो, मान लो स्थिति बहुत खराब हो जाए, मान लो कंडीशन बहुत खराब है, मेरी रेगुलरली जो इनकम है वो 20 ही है, लेकिन खर्चे मेरे बढ़ते जा रहे हैं 30 से 35, 35 से 40। आपके पास आखिरी चारा क्या बचता है, क्या करोगे आप, कोई आइडिया लगा सकता है। बोरिंग हो गई बेटा, बोरिंग हो गई बेटा, लोन ले लिया आपने। सेल, क्या बेटा, दोबारा बोलो। फिक्स्ड एसेट्स की सेल। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। किसने दिया आंसर, ये नाम बताओ। नमन ने, वेरी गुड, शाबाश। बोला था मैंने। अच्छा अच्छा, और किसने बोला था बेटा, किसने किसने किसने, एक्चुअली मैं पार्टिसिपेंट्स ऑफ करके रखता हूँ, नाम बताओ मुझे किसने बोला था। ओके 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 ओके, ठीक है बेटा, एकदम करेक्ट आंसर है। अगर मान लो स्थिति बहुत खराब हो जाए, अरे लोन भी कहां तक लोगे, लोन लेने की भी तो लिमिट होती है ना, लोन कहां तक लोगे, और सेविंग भी कहां तक चल जाएगी तुम्हारी पुरानी। तो फिर आप क्या करोगे, जब स्थिति बहुत खराब हो जाती है, लगातार आप घाटे में हो, खर्चे हुए जा रहे हैं जिनको रोक भी नहीं सकते, तो फिर आप अपने घर की चीजें बेचना स्टार्ट कर दोगे, आप अपनी प्रॉपर्टीज को बेच दोगे। अगर मैं गवर्नमेंट की लैंग्वेज में बोलूं तो आप डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। तो देखो, तुमने डेफिसिट बजट को मैनेज कैसे करते हैं रास्ते तुमने बता दिए, या तो बोरोइंग कर लो, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट कर लो, या फिर अपने खर्चों को कंट्रोल करो, या फिर भैया अपनी इनकम बढ़ाओ, ये भी तो हो सकता है, इनकम बढ़ा लो, इनकम भी तो बढ़ा सकते हैं हम, कोशिश करो अपनी इनकम बढ़ाओ, हाथ पैर मारो। तो याद रखिए बच्चों कि बजट 3 तरह के हैं, मैं एक बार फटाफट से ओवरव्यू दे देता हूं। सरप्लस बजट, बैलेंस्ड बजट एंड डेफिसिट बजट। हमें डिटेल में क्या पढ़ना है मुझे बताओ, तुम लोग आंसर देना। जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो चुनाव को जीतने के बाद मंथन किया जाता है या हारने के बाद मंथन किया जाता है। तुम ये वर्ड सुनते होंगे बहुत ज्यादा, सर बताओ भाई। जीतने के बाद। जीतने के बाद मंथन होता है कि जीते क्यों, ये होता है क्या, या हारने के बाद उनकी रीजंस का मंथन किया जाता है। नहीं नहीं, मैं तो हारने के बाद। सीधी सी बात है कि चुनाव हो गए, इलेक्शन कंप्लीट हो गए, मुझे बताओ ज्यादा सोच विचार कौन सी पार्टी करेगी, जीतने वाली या हारने वाली। हारने वाली। हारने वाली। बच्चों याद रखना, हमेशा कभी भी फायदे का एनालिसिस नहीं होता है, एनालिसिस होता है नुकसान का, याद रखना। तो अगर मैं तुमसे बोलूं ज्यादा एनालिसिस किसका होगा, सरप्लस का, बैलेंस्ड का या डेफिसिट का, तो आंसर दो, किसका ज्यादा होगा। डेफिसिट का ज्यादा एनालिसिस होगा। और जो ज्यादा जांच पड़ताल हम करेंगे, बिल्कुल जड़ तक घुसेंगे और रीजंस का पता लगाएंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे, वो हम करेंगे डेफिसिट के लिए, याद रखना। इसीलिए जो इस चैप्टर में हमें ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है वो दिया हुआ है डेफिसिट। सरप्लस और बैलेंस्ड का बस इंट्रोडक्शन दिया है, 4 लाइन लिख के दी है, वो भी ज्यादातर बुक्स में नहीं दी है। एक बुक है जिसमें सरप्लस और बैलेंस बजट के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, तो वो मैं एंड में आपको बता दूंगा। लेकिन हमें जो पढ़ना है ना डिटेल में, वो पढ़ना है बच्चों डेफिसिट बजट। क्या पढ़ना है हमें, डेफिसिट बजट। ओके, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि हमें नुकसान हो रहा है, हमें घाटा हो रहा है, तो फिर आप उस नुकसान को, उस घाटे की आप जड़ तक जाने की कोशिश करते हो, आप रीजंस का पता लगाने की कोशिश करते हो और आप उसको क्लासिफाई करते हो पहले। तो बच्चों यही काम गवर्नमेंट भी करती है। जब गवर्नमेंट बजट लेके आती है और बजट लाती है तो वो बजट रेड कलर का है, मतलब वो डेफिसिट बजट है, तो गवर्नमेंट बड़ी चिंता में है।
पहले से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का मुंह लटका हुआ होता है, बड़ी परेशानी में वो होते हैं, यार डेफिसिट बजट है। इस बार भी वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, आने वाले साल में खर्चे होने वाले ज्यादा, इनकम होने वाली है कम। बड़ी टेंशन में है, सब लोग बहुत परेशानी में हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो डेफिसिट के भी 3 पार्ट करते हैं कि भाई नुकसान जो हो रहा है उस नुकसान का एनालिसिस करो, तो इसके 3 हिस्से करो कि नुकसान कौन सा हो रहा है। तो बच्चों इसके भी 3 पार्ट्स किए जाते हैं, डेफिसिट बजट के भी 3 पार्ट्स किए जाते हैं। डेफिसिट के 3 पार्ट होते हैं। डेफिसिट 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है बच्चों आपका रेवेन्यू डेफिसिट, नंबर 2 होता है फिस्कल डेफिसिट, नंबर 3 होता है प्राइमरी डेफिसिट। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि प्रॉपर डेफिसिट कितना है बच्चों, वो आपका ये वाला डेफिसिट है। ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये वो डेफिसिट है जिसके बारे में तुम लोग जानते हो। ये जो आपका बीआर और बीई है, इसका डिफरेंस ये है। मतलब मैं अगर बोलूं कि आने वाले साल में गवर्नमेंट के 12,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर होने वाला है और इनको जो रिसीट होने वाली है वो रिसीट होने वाली है सिर्फ 10,000 करोड़ की। तो यहां पे जो 2,000 करोड़ है ये कहलाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट, या मैं बोलूं टोटल लॉस। अगर अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में बोलूं तो मैं समझ में आना चाहिए टोटल लॉस, कि भाई टोटल लॉस ये वाला है। मैंने यहाँ पे कोई जांच पड़ताल नहीं करी, मैंने सिर्फ टोटल का यहाँ पे पता लगाया कि भाई टोटल डेफिसिट कितना है, फिस्कल डेफिसिट, आने वाले फिस्कल ईयर का डेफिसिट। ओके, लेकिन जब आप और डिटेल में जाओगे तो आपका एक डेफिसिट होता है जिसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। और तुम्हें नाम से पता लग गया होगा कि सर ये जो बजटेड रिसीट होती है और बजटेड एक्सपेंडिचर होते हैं ना, इनके भी 2-2 पार्ट होते हैं। आपने हमें पढ़ा रखा है, बिल्कुल पढ़ा रखा है। रिसीट्स भी 2 तरह की होती है, एक तो होती है रेवेन्यू रिसीट और एक होती है कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे जो बात हो रही है ना वो रेवेन्यू वाले आइटम्स की हो रही है। तो सर हम पहले ये पता लगाएंगे, बड़े बड़े आइटम्स को तो आप छोड़ो, हम पहले ये पता लगाएंगे कि जो गवर्नमेंट है क्या वो अपने छोटे मोटे खर्चे अपनी छोटी मोटी इनकम से पूरे कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। बड़े आइटम्स को तो आप भूल ही जाओ, कैपिटल वालों को। पहले गवर्नमेंट ये पता लगाएगी कि कहीं हमें रेवेन्यू डेफिसिट तो नहीं है, और अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट है तो फिर ये वाकई में बहुत चिंता की बात है, क्योंकि गवर्नमेंट को चलने के लिए, अपनी कंट्री को चलाने के लिए आपको डे टू डे वाले छोटे मोटे खर्चे करने पड़ेंगे जिनको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम पढ़ के आए। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां से पूरे होने चाहिए? रूल ये कहता है, कायदा ये कहता है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरे होने चाहिए रेवेन्यू रिसीट से। गवर्नमेंट अगर अपने डे टू डे एक्सपेंसेस करना चाहती है तो इनको पूरा करना होगा डे टू डे रिसीट से। ओके, मतलब अगर आप कोई छोटे मोटे खर्चे करते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी मिलती है, आप कैंटीन में खाना खिलाते हो लोगों को, आप सब्सिडीज देते हो फ्री में लोगों को, आपने मेडिसिन वगैरह फैसिलिटी दे रखी है, डिस्पेंसरी चला रखी है, ये सारा काम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला तब हो पाएगा जब आपको रेवेन्यू रिसीट होगी। और रेवेन्यू रिसीट तुम्हें पता है भाई कौन सी होती है? रेवेन्यू रिसीट होती है टैक्स, सबसे बड़ी इनकम होती है टैक्स और नॉन टैक्स, और ये वही 2 चीजें जो देने से हम कतराते हैं। ओके, तो रेवेन्यू रिसीट अगर आपको कम है किसके कंपैरिजन में? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, तो बच्चों ये कहलाता है रेवेन्यू डेफिसिट। और अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो गवर्नमेंट अपने रोज के खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही, ये समझ जाओ इससे। गवर्नमेंट अपने डेली के खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही। कितना मुश्किल घड़ी है, कितना एक डिफिकल्ट टास्क है गवर्नमेंट के लिए, तुम सोचो। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने डे टू डे वाले जो खर्चे है ना वो भी डे टू डे वाली इनकम से पूरे नहीं कर पा रही, क्योंकि गवर्नमेंट के पास टैक्स इतना आ ही नहीं रहा, ना आपके पास इतना एसचीट है, ना इतना आपके पास इतना क्या बोलते हैं फाइन्स एंड पेनल्टीज है, ना इतनी फीस है, कुछ भी आपके पास इतना नहीं आ रहा जिससे आप डेली के खर्चे पूरे कर पाओ। और याद रखना रेवेन्यू डेफिसिट जब पूरा नहीं हो पाता है ना तो गवर्नमेंट बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज तो तब होती है जब पहले गवर्नमेंट सही से चले तो सही। अगर गवर्नमेंट सही ढंग से चल नहीं पा रही, अगर आप रेवेन्यू आइटम्स को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो कैपिटल आइटम्स को मैनेज कहां से करोगे? ओके, और जो कैपिटल आइटम्स वाला डेफिसिट है वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी डेफिसिट में। ओके, लेकिन अभी के लिए प्राइमरी वाले को भूल जाओ, हम इसको सबसे एंड में उठाएंगे। तो सबसे पहले जो पढ़ने का मैटर है वो है बच्चों हमारा क्या? रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, डेफिसिट का मतलब सबको पता लग गया है कि भाई जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो
और इनकम कम हो तो ऐसे बजट को हम कहते हैं डेफिसिट बजट। ये सबको पता लग गया। लेकिन जब हम इसके जड़ में घुसेंगे, जब हम इसके तह में जाएंगे, तो हमें अब पता लगाना है क्या इस डेफिसिट बजट में हमें रेवेन्यू डेफिसिट भी है क्या। चलो हमने माना हम खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे, क्या हम अपने डे टू डे वाले खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं क्या, ये हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखो, तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए मैंने इनको पहले लिखा है, और जो रिसीट है वो कम है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, गवर्नमेंट अपने डे टू डे एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पा रही। दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल का मतलब मैंने बताया भाई टोटल, याद रख लो अभी टोटल। ओके, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, या फिर यही फॉर्मूला तुम यहां लगा सकते हो, बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड रिसीट। इसमें मैंने क्लासिफाई नहीं किया रेवेन्यू या कैपिटल, ये ओवरऑल डेफिसिट है जिसकी हम यहां बात कर रहे हैं, ओवरऑल। ठीक है, ये ओवरऑल डेफिसिट है। और अगर मैं और आगे बढ़ता हूं, प्राइमरी डेफिसिट, तो इसका फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट जो आपका है माइनस इंटरेस्ट पेड। अब ये क्या होता है, इसको अगर अभी समझाएंगे तो बेटा टाइम लग जाएगा, जब हम इस टॉपिक पे आएंगे पर्टिकुलरली तब मैं आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट। तो हम रेवेन्यू डेफिसिट स्टार्ट करने वाले हैं। पहले सभी लोग ये जो आपके सामने चार्ट बना हुआ है इसको देखो, क्या ये सभी को समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। यस सर। बेटा मैंने सिर्फ आपको मतलब समझाया अभी, क्या आपको मतलब समझ में आया कि डेफिसिट का मतलब क्या होता है और रेवेन्यू का मतलब पर्टिकुलरली उसमें से क्या है? और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी पूछ सकता है। एक मिनट में चैट देख लेता हूं, मैंने बहुत देर से चैट नहीं देखी। केशव पूछ रहा है सर गवर्नमेंट अपनी इनकम कैसे बढ़ाएगी। बेटा गवर्नमेंट अपनी इनकम बढ़ाती है टैक्स रेट बढ़ा करके, फाइन्स एंड पेनल्टीज बढ़ा करके। जैसे पहले हेलमेट लगाने पे जो चालान होता था वो कितना होता था, सिर्फ 200-300 रुपए, है ना। लेकिन अब चालान कितना कर दिया है, 1000 रुपीज। ओके, तो ऐसे गवर्नमेंट अपनी रिसीट बढ़ा लेती है ना। हाँ, अब सर अगर फिर वो तो हड़ताल हो जाएगी ना। भी रख लेगा तो फिर पता नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को हो रही है नहीं हो रही है ना। लेकिन ये याद रखना कि ये एक तरीका है टैक्स बढ़ाना। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? सर हड़ताल भी तो हो जाएगी फिर। हड़ताल हाँ मतलब अच्छा अच्छा वैसे यार, तो कहने की बात है, कहाँ होता है लेकिन कौन करता है विरोध? अभी 1000 रुपीज हुए थे, किसने कुछ किया? देने ही पड़ते हैं देने वालों को। हाँ, या तो 1000 दो, नहीं तो चुपचाप एडजस्टमेंट करना है, बिना रसीद काटे तो 100 रुपए या 200 रुपए दे दो, है ना, वो भी हो जाता है। या टैक्स बढ़ाओ। और बताओ भाई, एक इसने भी पूछा, अक्षु ने पूछा, सर जब सरप्लस नहीं हुआ तो सेविंग कैसे होगी? अच्छा, मेरे ख्याल से अक्षु ने तब पूछा होगा जब मैं तुम्हें डेफिसिट बजट को मैनेज करने के तरीके बता रहा था कि भाई डेफिसिट को मैनेज कैसे करें, लोन लेके, पुरानी सेविंग तोड़वा के। तो अक्षु कह रहा है कि सर जब सेविंग होगी नहीं तो आप सेविंग को काम में कैसे लोगे? बेटा देखो, ये सिचुएशन मैं तुम्हें वो बता रहा हूं भाई, अभी तो डेफिसिट है, लेकिन हो सकता है कि कहीं आपके पहले कभी सरप्लस रहा होगा। या फिर तुम इसको इस तरह से देखो, इसको ऐसे देखो कि गवर्नमेंट के कई सारे सेक्टर्स होते हैं, हमारी इकोनॉमी के कई सारे सेक्टर्स होते हैं। कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो सरप्लस में होते हैं, याद रखना, और कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो डेफिसिट में होते हैं। तो जो सेक्टर सरप्लस में है उनकी जो पर्टिकुलरली सेविंग्स है वो अगर आप काम में ले लेते हो घाटा पूरा करने के लिए, डेफिसिट पूरा करने के लिए, उसकी यहां पे बात हो रही है। अक्षु बात समझ में आई? पर्टिकुलर किसी सेक्टर की जो सरप्लस है उसकी यहाँ पे बात हो रही है ना। और हाँ, ये भी हो सकता है कि पहले कभी किसी जमाने में आपका सरप्लस बजट रहा हो और आपकी सेविंग्स हो, तो आप उन सेविंग्स को भी काम में ले सकते हो। बेटा बोलो, जिसके भी डाउट्स थे क्लियर हो गए क्या? केशव, अक्षु? यस सर। ये अक्षु गया क्या क्लास में? चेक करना एक बार, एक मिनट मुझे चेक करना दो। यही है तो बेटा बोला कर। अच्छा अच्छा ठीक है, लिख दिया उसने, चैट में लिख दिया। ओके, तो बेटा आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब हमें जो डिटेल में स्टडी करना है वो तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या है। हमें रेवेन्यू डेफिसिट को डिटेल में स्टडी करना है। भाई बात घाटे की हो रही है, नुकसान की हो रही है, नुकसान तो होना है, गवर्नमेंट को पहले से पता है। लेकिन अच्छी बात यह है जो बजट है ना,
वो फ्यूचर टेंस का होता है, पास्ट टेंस का नहीं होता। बजट होता है फ्यूचर टेंस का होता है। अब ये जो फ्यूचर टेंस है, इसमें आप पहले से बैठ के सोच रहे हो भाई फ्यूचर में ये करने वाले हैं, तो आपके पास टाइम है, आपको पता है ना खर्चे ज्यादा होने वाले हैं आपके, तो आपके पास टाइम है, आप पहले से मैनेज कर लो, आप आइडिया लगा लो, आप रास्ते निकाल लो कि क्या करने वाले हम लोग। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट को हम पहले डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, पहले जरा इसको हम पढ़ते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है, अगर हम प्रॉपर वर्ड बाय वर्ड जाते हैं, तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, किससे, रेवेन्यू रिसीट से, उसी को हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। लेकिन सर इसमें तो मतलब ही समझ में नहीं आया, इसीलिए बेटा मैंने अपनी तरफ से एक डेफिनेशन और लिखी है इसकी, कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट्स ऑन रेवेन्यू इज इनसफिशिएंट to meet the expenditure on normal functioning of government departments and provisions for various sectors या services। बच्चों गवर्नमेंट की जो अपनी इनकम है, जिसमें टैक्स और वो नॉन टैक्स वाली दोनों आ गई, गवर्नमेंट की जो अपनी इनकम है जो रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट को होती है, जो रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट को होती है, जिसमें टैक्स भी आ गया और नॉन टैक्स भी आ गया, ये जो इनकम है, क्या ये इतनी सफिशिएंट है कि ये आपके जो डे टू डे वाले खर्चे हैं, जो आपके जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको चलाना, लोगों को सैलरी देना, लोगों को खाना खिलाना, लोगों के लिए आप क्या करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उनको फ्री सर्विसेज देते हो, फ्री मेडिसिन देते हो, वैक्सीनेशन हो रहा है, ये जो सारी चीजें, मुझे बताओ क्या गवर्नमेंट इनको पूरा कर पा रही है? आंसर है नो। आपकी इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है। ओके, और वो भी कौन से वाले, पर्टिकुलरली डेली बेसिस वाले। रेवेन्यू इनकम आपकी कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। गवर्नमेंट इज अनेबल टू फुलफिल इट्स एक्सपेंडिचर, ओके, थ्रू इट्स इनकम। बहुत सीधा आंसर है इसका। ओके, तो याद रखना जो हमारा रेवेन्यू है वो इनसफिशिएंट है यहाँ पे टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग, जो नॉर्मल गवर्नमेंट अपने खर्चे चलाती उसको पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, ये रेवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग है। और अगर इसका हम फॉर्मूला देख लें तो बच्चों इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ओके, वैसे और भी फॉर्मूलेज होंगे इसमें जब हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, पहले हम लोग तीनों डेफिसिट को पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। आज एक हो पाएगा, कल बाकी दो हम करेंगे। आज पहले हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ तीनों को पढ़ने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना। और बेटा ये अनफॉर्चुनेटली कल पूरा नहीं हो पाएगा, अभी हम 2 दिन इसमें और लेंगे। ठीक है, तो आराम से शांति से पढ़ते रहो, अल्टीमेटली बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए क्या चल रहा है क्या हो रहा है। ओके, तो ये है भाई रेवेन्यू बजट या रेवेन्यू डेफिसिट, सॉरी। मुझे बताओ क्या इसका मीनिंग सबको समझ में आएगा? सबसे पहले मीनिंग बताओ तब तो मैं आगे बढ़ूँ। क्या ये सबको क्लियर है मीनिंग क्या होता है इसका? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग सबको समझ में आ गया। जब रेवेन्यू डेफिसिट आपको पता लग रहा है हो रहा है, तो आपको ये भी पता लगाना है कि रेवेन्यू डेफिसिट से आपको नुकसान क्या क्या होने वाले हैं भाई, या फिर इस डेफिसिट का मतलब क्या है। अगर ये डेफिसिट हमें हो रहा है तो हमारी इकोनॉमी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस हम देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है, इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, ये कई बार हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा इम्प्लीकेशन का मतलब है मतलब मीनिंग, या फिर हम क्या समझते हैं, हम रेवेन्यू डेफिसिट से क्या समझते हैं, इकोनॉमी पे ये क्या क्या करेगा, हम क्या समझते हैं। ओके, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट हुआ, अगर रेवेन्यू डेफिसिट इंप्लीमेंट हुआ तो इसका असर क्या होगा, ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इम्प्लीकेशंस में। और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है, बस फटाफट सब लोग देखते जाना। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या इंडिकेट करता है ये? इट इंडिकेट्स, या फिर हम बोल सकते हैं इट इंप्लाइज दैट inability of the government to meet its regular and recurring expenditure in the proposed budget। ये डेफिसिट हमें ये बताता है
कि गवर्नमेंट इनेबल है अपने रेगुलर और बार बार होने वाले एक्सपेंडिचर को पूरा करने में, गवर्नमेंट इनेबल है, गवर्नमेंट असमर्थ है अपने डे टू डे और रेगुलर एक्सपेंसेस को पूरा करने में जो आने वाले साल में होने वाले हैं, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। ये मतलब होता है पहला तो इसका जो हमने देखा। और क्या मतलब निकलता है भाई इसका? बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट द गवर्नमेंट मे हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन कंट्री। बेटा याद रखना, अगर गवर्नमेंट को लग गया ना कि रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो गवर्नमेंट सबसे पहले कटौती किसमें से करेगी? भाई मुझे ये बताओ, तुम लोग मेरे को आंसर देना। मेरे पास 10,000 रुपीज की इनकम होती है, हर मंथ होती है, मेरे को 10,000 रुपीज की इनकम अगर हर मंथ होती है, तो मुझे ये आंसर दो कि मेरे घर का खर्चा चलता है 8,000 में और 2,000 रुपए हर महीने में दान करता हूँ, डोनेशन देता हूँ मंदिर में जाके, ठीक है। 8,000 रुपीज में अपने घर का खर्चा चलाता हूँ और 2,000 रुपीज में दान देता हूँ। मुझे ये आंसर दो, अगर इन केस मेरी इनकम कम हो जाती है, अगर मान लो मेरी इनकम 10 से 8 हो गई, मेरे को ये बताओ पहले कौन सा वाला खर्चा करूंगा मैं? पहले दान दूंगा या पहले अपने खर्चे चलाऊंगा? क्या करूंगा? अपने खर्चे चलाएंगे। ऑब्वियसली अपने खर्चे चलाएंगे। तो आप कटौती किस में करोगे फिर? आप दान में कटौती, डोनेशन में कटौती कर दो। डोनेशन। ऑब्वियसली, बिल्कुल यही गवर्नमेंट भी करती है। अगर गवर्नमेंट को लग गया कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, ये तो खतरे की घंटी है, बहुत खतरनाक काम होने वाला है, क्योंकि डे टू डे आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो आप चलाओगे कैसे? तो गवर्नमेंट सबसे पहले कटौती पता है किसमें करती है बेटा? सबसे पहले कटौती करती है, सबसे पहले रिडक्शन करती है वेलफेयर प्रोग्राम्स में, जहां पे आप फ्री 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 सब कुछ फ्री, ये भी फ्री वो भी फ्री, ये जो चल रहा होता है ना, गवर्नमेंट इसको खत्म करती है पहले। अगर बहुत खराब सिचुएशन आ जाए तो गवर्नमेंट पहले ये फ्री मेडिसिन, फ्री फूड, ये सब कुछ बंद करेगी। बोले फ्री छोड़ो भाई, पहले जो नॉर्मली चलता है वो चलाए हम, फ्री में बाद में बांटते रहेंगे। और बच्चों, इससे सोशल वेलफेयर कम होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट जब भी होता है तो गवर्नमेंट को क्या कट करना होता है? गवर्नमेंट में हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन द कंट्री, और इसकी वजह से आपका सोशल वेलफेयर कम हो जाता है पहले से। ठीक है, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। Yes, sir. This is pure Yes, learning sir. matter. So try to learn this. Okay. Next, important. Government implies that, sorry, it implies that government is dis-saving. ये क्या होता है ये मैं तुम्हें समझाता हूँ, है ना। पहले आप लोग एक काम करो, अभी टाइम कितना हो रहा है? 51 हो रहे हैं। 5 मिनट्स के लिए रीजॉइन कर लो, ओनली 5 मिनट्स के लिए, सिर्फ ये वाला पॉइंट मुझे समझाना है ना। तो कोई भी गायब मत होना, सिर्फ ये वाला पॉइंट हम समझेंगे आज। तो फटाफट सब लोग जाके जल्दी से आ जाओ, फास्ट।